अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद वो एक बार फिर सुपर पावर अमरीका के ताकतवर तरीन शख्स बन जाएंगे। मगर इस अहम दिन से सिर्फ 10 दिन पहले आज उन्हें न्यूयॉर्क की रियासती अदालत ने हश मनी केस में सजा का फैसला सुना दिया है। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत के जज जुआन मर्चेंट ने हश मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज की सजा सुनाई है, जिसका मतलब यह है कि ट्रंप का जुर्म बरकरार रहेगा, मगर उन्हें सजा के तौर पर ना तो जेल जाना पड़ेगा और ना ही उन पर कोई जुर्माना किया जाएगा। जबकि यह केस ट्रंप के सदर बनने की राह में भी रुकावट नहीं बनेगा। तहम अदालत ने पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। यह अमरीकी तारीख का एक इंतहाई मुनफरिद नौयत का वाकया है, जिसमें किसी अमरीकी सदर को मुजरिमाना मुकदमे में सजा हुई है, यानी ट्रंप अमरीका के पहले सदर होंगे जिन्हें किसी मुजरिमाना केस में सजा हुई है। वाज़ेह रहे कि मई 2024 में न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने सदर ट्रंप को हश मनी केस में मुजरिम करार दिया था और ज्यूरी ने ट्रंप के खिलाफ एडल्ट मूवी स्टार को गैर कानूनी तौर पर पैसे देने के तमाम 34 इल्जामात को दुरुस्त मानते हुए फैसला सुनाया था। इस केस में ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने पर ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। इस केस में इब्तिदाई तौर पर 11 जुलाई 2024 को ट्रंप को बाकायदा तौर पर सजा सुनाई जानी थी, मगर ट्रंप के वकला की दरख्वास्त पर इसे 2 मरतबा मुलतवी कर दिया गया। फिर 5 नवंबर को ट्रंप की जानिब से सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद जज ने सजा का फैसला दोबारा मुलतवी कर दिया ताकि दोनों तरफ के वकला केस के मुस्तकबिल पर अपनी राय दे सकें। इस दौरान ट्रंप के वकला ने जज से दरख्वास्त की कि केस को खारिज कर दिया जाए। उनका कहना था कि अगर ऐसा ना किया गया तो यह आइन में खलल डालेगा और आइंदा सदर के मुल्क चलाने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। इस दौरान प्रोसिक्यूशन ने भी तस्लीम किया कि ट्रंप की आने वाली सदारत के लिए उन्हें कुछ रियायत दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सजा कायम रहनी चाहिए और प्रोसिक्यूशन ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिनमें ट्रंप की सदारत के दौरान केस को रोक देना या उन्हें बगैर जेल की सजा देने की जमानत फराहम करना शामिल था। जबकि उन्होंने केस को बंद करने की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन जस्टिस मर्चेंट ने फैसला दिया कि ट्रंप नौ मुंतखब सदर हैं, लेकिन उनकी मौजूदा हैसियत उन्हें एक बाज़ाब्ता सदर की तरह इस्तिस्ना नहीं देती। इसलिए फैसले को एक तरफ रखना या मुकदमे को खारिज करना एक इंतहाई कदम होगा और इससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होगी। और फिर 3 जनवरी को जस्टिस जुआन मर्चेंट ने हश मनी केस में ट्रंप की अपील मुस्तरद करते हुए 10 जनवरी को सजा सुनाने का ऐलान कर दिया। सजा सुनाने की तारीख का हुक्म सामने आने के बाद ट्रंप ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उन्हें मुकदमे की कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया था। जबकि ट्रंप ने हल्फबर्दारी से पहले सजा से बचने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की और ट्रंप ने जस्टिस जुआन मर्चेंट पर तनकीद के बाद 6 जनवरी को दोबारा अपील की कि वो 10 जनवरी को सजा ना सुनाए, मगर वो अपील भी मुस्तरद हो गई। जबकि मंगल को न्यूयॉर्क की एपलेट कोर्ट ने भी ट्रंप की सजा रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद ट्रंप ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त दे दी, मगर जुमेरात को वहां से भी उनकी अपील मुस्तरद हो गई। CNN के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ट्रंप की इस हंगामी दरख्वास्त को 5-4 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया था, जिसमें मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 4 कदामत पसंद जजेस ने ट्रंप के हक में फैसला दिया, जबकि चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और जस्टिस एमी कोनी बैरेट ने 3 लिबरल जजों के साथ मिलकर ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। इस फैसले के बाद आज जज जुआन मर्चेंट उन्हें बाकायदा सजा का फैसला सुना दिया है, जिसमें ट्रंप मुजरिम करार दे दिए गए हैं, मगर उनको ना जेल जाना पड़ेगा और ना ही उनकी सदारत में कोई रुकावट हायल होगी और वो पहले अमरीकी सदर होंगे जो एक मुजरिम की हैसियत से व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे। और इस दफ़ा उनकी कामयाबी में दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क का अहम किरदार था और अब एलॉन मस्क की नजरें ट्रंप की कामयाबी के बाद यूरोप पर हैं। ट्रंप के करीबी साथी और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क ने 2022 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर को $44 अरब में खरीदा था, जिसे बाद में उन्होंने एक्स का नाम दे दिया था। ट्विटर को खरीदने के बाद फौरन बाद एलॉन मस्क ने ट्वीट किया कि द बर्ड इज फ्रीड, यानी परिंदा आज़ाद हो गया, और उसके बाद उन्होंने मुसलसल फ्री स्पीच फॉर ऑल के दावे किए। मगर इस दावे की आड़ में एलॉन मस्क अपने दाएं बाजू के सियासी नजरियात और मफादात को मुसलसल फरोग देते रहे और अपना सियासी असर व रसूख बढ़ाने की कोशिशें करते रहे। एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद दाएं बाजू के तकरीबन 62,000 सफेद फार्म नस्ल परस्त और नियोनाजी अकाउंट्स को बहाल कर दिया था, जिन्हें इंतहा पसंदाना ट्वीट्स और झूठी खबरों की वजह से ट्विटर की साबिक इंतजामिया ने मुअत्तिल कर दिया था। फिर एलॉन मस्क ने अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप जैसे सियासतदान की न सिर्फ हिमायत की, बल्कि एक्स के जरिए ट्रंप के बयानिए को फरोग दिया और उन्हें तकरीबन $250 मिलियन की फंडिंग भी दी। इसी किरदार की वजह से ट्रंप की जीत के बाद एलॉन मस्क
ट्रंप की नई हुकूमत में इंतहाई अहमियत हासिल कर चुके हैं, जबकि अब वो यूरोप में अपने दाएं बाजू के नजरियात को खुलकर इजहार कर रहे हैं और यूरोप की बाएं बाजू की जमातें उनके निशाने पर हैं, जिस पर बर्तानिया, जर्मनी और फ्रांस समेत के यूरोपीय मुमालिक तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बर्तानिया में एलन मस्क गुज़िश्ता कई दिनों से एक्स पर मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात पर तबसरे कर रहे हैं, उन बयानात को शेयर कर रहे हैं जिनमें पाकिस्तान और बरतानवी मुसलमानों पर तनकीद की जा रही है, उन पर रेपिस्ट होने के संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं और ऐसे तारिकीन वतन को वापस भेजने का मुतालबा किया जा रहा है। एलन मस्क ये सारे इल्जामात बगैर किसी सबूत के लगा रहे हैं, या फिर हकाइक को मस्क कर रहे हैं, या फिर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। एलन मस्क के इल्जामात बरतानिया में एक दहाई पहले सामने आने वाले ग्रूमिंग गैंग्स स्कैंडल के हवाले से हैं और इस स्कैंडल में मुलव्विस कुछ जनूबी एशियाई अफराद की वजह से एलन मस्क ने इस पूरे वाक़े को एक्स पर एक मुस्लिम मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में तब्दील कर दिया है और वो खुद मुसलसल ऐसे पोस्ट को शेयर कर रहे हैं जिनमें बरतानिया के इमिग्रेंट्स, खासतौर पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स और पाकिस्तानी निजात अफराद के खिलाफ नफरत आमेज बयानात शामिल हैं। जैसे एलन मस्क ने साबिक बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस की एक ऐसी पोस्ट अपने अकाउंट पर शेयर की है जिसमें लिज ट्रस ने कहा है कि दहाइयों में बड़ी तादाद में होने वाले रेप के वाकयात, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी निजात मर्दों ने नौजवान सफेद फार्म लड़कियों को निशाना बनाया, उनको रोकने पर नाकामी के हवाले से लेबर पार्टी का रिस्पॉन्स नाम नेहाद इस्लामोफोबिया की एक ऑफिशियल डेफिनेशन है। इसी तरह के एक पोस्ट में जब इंतहाई दाएं बाजू के इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट ने लिखा कि बरतानिया में इस्लामी जराइम का एक मसला मौजूद है जो कि एक मारूजी हकीकत है और इस पर मुसलमानों को भी गुस्सा आना चाहिए, और इस पोस्ट को शेयर करते हुए एलन मस्क ने कहा कि ये हकीकी अल्फाज हैं। जबकि 8 जनवरी को जब भारत की इंतहा पसंद जमात शिवसेना की रहनुमा और भारतीय राज्य सभा की रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले पर एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मेरे बात दोहराएं, ये एशियन ग्रूमिंग गैंग नहीं बल्कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग है, एक बिगड़ी हुई कौम की तबाही का मलबा सारे एशियंस क्यों उठाएं। तो इस पर एलन मस्क ने लिखा कि ट्रू। भारतीय मीडिया में एलन मस्क और प्रियंका चतुर्वेदी की इस बहस को काफी कवरेज दी गई। इसी तरह एलन मस्क ने एक ऐसा बयान भी रिपोस्ट किया और उसकी तायीद की जिसमें पाकिस्तान को बरतानिया से मिलने वाली इमदाद को बंद करने की बात की जा रही थी, जबकि एलन मस्क ने इस स्कैंडल के हवाले से बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर के अपने किरदार पर भी शदीद तनकीद की है और उन पर माजी में बरतानिया के पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सरबराह के तौर पर इस वाक़े में मुलविस अफराद को बचाने का इल्जाम लगा दिया है। एलन मस्क ने एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए कहा कि केयर स्टारमर वोटों के बदले रेप के केसेस में मुलविस थे और तहकीकात में यह बात सामने आएगी। इसी तरह एक पोस्ट जिसमें एक शख्स केयर स्टारमर पर इल्जाम लगा रहा है कि उन्होंने बतौर क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस चीफ अक्सर मुस्लिम रेपिस्ट को प्रोसिक्यूट नहीं किया। एलन मस्क ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए उस पर लिखा कि टेरिबल। अहम बात यह है कि एलन मस्क जिन इल्जामात की बुनियाद पर एंटी मुस्लिम मुहिम चला रहे हैं और बरतानवी हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, आलमी मीडिया उन इल्जामात को बेबुनियाद करार दे रहा है। एलन मस्क एक्स पर ग्रूमिंग गैंग्स के जिस स्कैंडल की बुनियाद पर एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान नफरत अंगेजी फैला रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग्स का यह नाम बरतानिया में एक दहाई पहले सामने आने वाले बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल के स्कैंडल को दिया गया था, जिसमें कई शहरों में कम उम्र लड़कियों का रेप और जिनसी इस्तेहसाल किया गया और इसमें मुतादिद मुल्जिमान पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी थे, लेकिन इसमें दीगर नस्लों के अफराद भी शामिल थे। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक शुमाल मगरबी बरतानिया में 2011 से 2015 के दरमियान चीफ प्रोसिक्यूटर रहने वाले नजीर अफजल, जिनका अपना ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, उन्होंने 2015 में कहा था कि जनूबी एशियाई अफराद मखसूस किस्म के स्ट्रीट क्राइम्स में गैर मुतनासिब तौर पर मुलविस हैं, मगर कौमी सतह पर ज्यादातर जिनसी इस्तेहसाल के केसेस में गोरी रंगत वाले बरतानवी अफराद मुलविस पाए गए हैं। जबकि एलन मस्क बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर पर भी इस स्कैंडल में मुलविस होने का इल्जाम लगा रहे हैं, जो इस स्कैंडल के सामने आने के वक्त बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सरबराह थे। मगर इस स्कैंडल के हवाले से एलन मस्क के इल्जामात के बरक्स 2013 की एक हुकूमती इंक्वायरी रिपोर्ट जो कंजर्वेटिव हुकूमत ने तैयार की थी, उसमें केयर स्टारमर के किरदार की तारीफ की गई थी। यानी एलन मस्क झूठे इल्जामात की बुनियाद पर बरतानिया में नफरत अंगेजी फैला रहे हैं। बरतानवी हुकूमत ने एलन मस्क के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। इस हवाले से बात करते हुए बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने कहा है कि ये लोग जहां तक मुमकिन हो झूठ और गलत मालूमात फैला रहे हैं, उन्हें मुतासरीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग टॉमी रॉबिन्सन को खुश कर रहे थे, वो इंसाफ में दिलचस्पी नहीं रखते। Those that are spreading lies and misinformation. ये लोग जहाँ तक मुमकिन हो झूठ और गलत मालूमात फैला रहे हैं, इन्हें मुतासरीन से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं। जो लोग टॉमी रॉबिन्सन को खुश कर रहे थे, वो इंसाफ में दिलचस्पी नहीं रखते। वो एक ऐसे शख्स की हिमायत कर रहे हैं जो एक ग्रूमिंग केस को, गैंग ग्रूमिंग केस को खराब करने की कोशिश में जेल चला गया था। ये वो लोग हैं जो सड़कों पर होने वाले तशद्दुद से अजीब किस्म की सनसनी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग फरोग देते हैं।
जबकि खबर भी सामने आई है कि बरतानिया एलॉन मस्क के ट्वीट्स की निगरानी कर रहा है। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिरर के मुताबिक बरतानवी होम ऑफिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर होने वाले मवाद और उसकी रीच का जायजा लेने के लिए निगरानी बढ़ा दी है, खासतौर पर उन अकाउंट्स के हवाले से जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें एलॉन मस्क का अकाउंट भी शामिल है। और उसकी इंसदादी दहशतगर्दी यूनिट मवाद के तज्जिये और वसीतर खतरे के जायजे में शामिल है। ये यूनिट होमलैंड सिक्योरिटी ग्रुप के तहत काम करता है, जिसका मकसद बरतानिया की कौमी सलामती के खतरात को कम करना है। इन हालिया बयानात से पहले भी एलॉन मस्क बरतानिया की सियासत में मुदाखलत करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल अगस्त में बरतानिया में सोशल मीडिया पर फैलने वाली डिसइंफॉर्मेशन की वजह से होने वाले फसादात के दौरान एलॉन मस्क ने बरतानवी हुकूमत पर शदीद तनकीद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने इन फसादात से मुताल्लिक एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए ये तक कह दिया था कि अब खाना जंगी नागुज़ीर है। इसके अलावा जब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने इन वाक़यात पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक्स पर लिखा कि ये एहतजाज नहीं बल्कि सिर्फ वायलेंस है, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में क्रिमिनल लॉ को अप्लाई करेंगे, हम मसाजिद या मुस्लिम कम्युनिटीज़ पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर एलॉन मस्क ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि क्या आपको तमाम कम्युनिटीज़ पर होने वाले हमलों की फिक्र नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही एलॉन मस्क ने #2 टियर केयर का इस्तेमाल किया, जो कि एक साजिशी थ्योरी की तरफ रेफरेंस है, जिसके मुताबिक बरतानवी पुलिस इंतहाई दाएं बाजू के सफ़ेद फाम मुजाहिरीन पर अक़लियती ग्रुपों के मुकाबले में ज़्यादा सख्ती कर रही है। जबकि नवंबर 2024 के आखिर में जब नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को अपनी हुकूमती टीम में शामिल करने का ऐलान किया था, तो इसके चंद दिन बाद एलॉन मस्क ने बरतानिया में फौरी आम इंतखाबात के मुतालबे पर वायरल होने वाली ऑनलाइन पटिशन के बारे में एक पोस्ट पर तबसरा करते हुए लिखा था कि बरतानिया के अवाम पुलिस स्टेट की जालिमाना हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। हालांकि इस पोस्ट से सिर्फ 4 माह पहले ही बरतानिया में आम इंतखाबात हो चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि एलॉन मस्क जिन फसादात की बुनियाद पर बरतानिया में बाएं बाजू की हुक्मरान जमात लेबर पार्टी पर मुसलसल तनकीद करते रहे, उन फसादात में उनकी अपनी ही जानिब से बहाल किए गए एक्स अकाउंट पर इल्ज़ाम लगा था कि उन अकाउंट्स की जानिब से फैलाई गई फेक न्यूज़ यानी झूठी खबरों से फसादात फूट पड़े थे। जबकि एलॉन मस्क बरतानिया में एक इंतहाई दाएं बाजू के शख्स टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने का मुतालबा भी कर रहे हैं, जो तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में जेल में है। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असल नाम स्टीफन लेमन है, लेकिन उसने अपने मुजरिमाना माजी को छुपाने के लिए एक नया नाम इख्तियार किया था। टॉमी रॉबिन्सन ने बरतानिया में एंटी इस्लाम इंग्लिश डिफेंस लीग की बुनियाद रखी और वो बरतानिया में एक अहम इंतहा पसंद दाएं बाजू की शख्सियत है। टॉमी रॉबिन्सन को अक्टूबर 2024 में तौहीन अदालत के जुर्म में 18 माह कैद की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि टॉमी रॉबिन्सन ने बार बार एक अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें उसे एक शामी पनाह गुज़ीन के बारे में तौहीन आमेज दावे करने का जिम्मेदार करार दिया गया था। मगर टॉमी रॉबिन्सन अदालती हुक्म के बावजूद इन इल्जामात को दोहराता रहा। जबकि इससे पहले ट्विटर ने टॉमी रॉबिन्सन पर पाबंदी लगा दी थी और उसका अकाउंट मुअत्तल कर दिया था, लेकिन एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदने के बाद टॉमी रॉबिन्सन का अकाउंट बहाल कर दिया था और उन्होंने टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत में ट्वीट्स किए। और हालिया दिनों में एलॉन मस्क ने टॉमी रॉबिन्सन की हिमायत में मजीद इजाफा कर दिया है और वो एक्स पर मुसलसल टॉमी रॉबिन्सन को रिहा करने का मुतालबा करते रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क बरतानिया में दाएं बाजू की रिफॉर्म यूके पार्टी की भी हिमायत करते हैं। द गार्डियन के मुताबिक एलॉन मस्क ने बरतानिया की दाएं बाजू की इमिग्रेंट मुखालिफ रिफॉर्म यूके पार्टी की हिमायत की अपील करते हुए कहा है कि वो इस ग्रुप को $100 मिलियन यानी $127 मिलियन तक के डोनेशंस देने पर गौर कर रहे हैं। हालांकि एलॉन मस्क की रिफॉर्म यूके पार्टी के लीडर और बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन नाइजल फराज से काफ़ी इख्तलाफात हैं और उन्होंने उनको पार्टी की क़यादत से निकालने का मुतालबा भी कर दिया है। जबकि कल यह खबर भी सामने आई थी कि एलॉन मस्क बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ओहदे से हटाने के लिए अपने इत्तेहादियों से मुशावरत भी कर रहे हैं। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि एलॉन मस्क ने अपने इत्तेहादियों के साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को अगले आम इंतखाबात से पहले ओहदे से हटाने के बारे में गुफ्तगू की है। रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क ये सोच रहे हैं कि वो और उनके इत्तेहादी किस तरह लेबर पार्टी की हुकूमत को गैर मुस्तहकम कर सकते हैं और एलॉन मस्क बरतानवी हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए बरतानिया में दीगर सियासी तहरीकों की हिमायत हासिल करने के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से एक शख्स ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया है कि एलॉन मस्क का नुक्ता नज़र यह है कि मगरबी तहजीब खतरे में है और ऐसा लगता है कि इसी खतरे के पेश नज़र एलॉन मस्क अपने दाएं बाजू के नज़रियात का प्रचार सिर्फ बरतानिया की सियासत तक महदूद नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो यूरोप के दीगर ममालिक में भी इसी तर्ज अमल पर काम कर रहे हैं और उनके सियासी मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एलॉन मस्क फरवरी में जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में बराह रास्त फरीक के तौर पर नजर आ रहे हैं। एलॉन मस्क ने एक्स पर मौजूदा जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स पर शदीद तनकीद की है और उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा भी किया है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में क्रिसमस मार्केट पर एक शख्स की जानिब से गाड़ी चढ़ाने के वाक़े पर एलॉन मस्क ने जर्मन चांसलर को नाअहल और अहमक करार देते हुए उनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया था। इसके अलावा एलॉन मस्क अपने एक्स अकाउंट पर मुसलसल इंतहाई दाएं बाजू की इंतहा पसंद सियासी जमात ऑल्टरनेट फॉर जर्मनी या
AfD को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जर्मनी में एक न्यू नाजी नजरियात की जमात समझी जाती है। ये जमात जर्मनी में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से मशहूर है। गुज़िश्ता साल दिसंबर में एक्स पर एक पोस्ट में एलॉन मस्क ने लिखा कि सिर्फ AfD ही जर्मनी को बचा सकती है। इसके अलावा एलॉन मस्क ने हाल ही में एक जर्मन अखबार में एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें उन्होंने AfD को जर्मनी के लिए आखिरी उम्मीद करार दिया है, जबकि एलॉन मस्क एक्स पर AfD के लीडर और जर्मन चांसलरशिप के उम्मीदवार एलिसे वाइडल के साथ एक ऑनलाइन मुबाहिसा भी किया है और ये मुबाहिसा एलॉन मस्क के एक्स अकाउंट पर पिंड है। इस सारी सूरत हाल पर जर्मन चांसलर ओलफ शोल्स ने इब्तिदा में एलॉन मस्क के ज़ाती हमलों को नज़रअंदाज किया, लेकिन अब एलॉन मस्क की जानिब से जर्मनी के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा है कि तशवीशनाक बात यह है कि मिस्टर मस्क ने जर्मनी में एक दाएं बाजू की इंतहा पसंद जमात की हिमायत की है और जैसा कि आप देख सकते हैं वो ऐसा सिर्फ इस मुल्क में नहीं कर रहे हैं और ये ऐसी बात है जिससे हम ना सिर्फ इख्तलाफ रखते हैं बल्कि उसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसी तरह एलॉन मस्क फ्रांस में दाएं बाजू की सियासतदान मरीन लापेन और नीदरलैंड में नस्ल परस्त इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदानों की हिमायत में बयानात देते रहे हैं, जबकि हाल ही में एलॉन मस्क ने यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट की जानिब से मुंतखब किए गए यूरोपीय कमीशन को गैर जमहूरी करार दे दिया था। इसके अलावा एलॉन मस्क ने इटली की वजीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की एंटी इमिग्रेशन पॉलिसियों को महदूद करने पर इटली की अदलिया पर भी तनकीद की। एलॉन मस्क जॉर्जिया मेलोनी को अपना दोस्त करार देते हैं और बाकायदगी के साथ उनसे मिलते रहते हैं। सारी सूरत हाल पर यूरोप की आला क़यादत इंतहाई तशवीश का इजहार कर रही है। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एलॉन मस्क का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए कहा कि 10 साल पहले कौन तसव्वुर कर सकता था कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क में से एक का मालिक एक इंटरनेशनल रिएक्शनरी मूवमेंट की हिमायत कर रहा होगा और जर्मनी समेत मुख्तलिफ इंतखाबात में बराह रास्त मुदाखलत कर रहा होगा। इसी तरह नॉर्वे के वजीर आज़म ने भी एलॉन मस्क का नाम लिए बगैर कहा कि मुझे ये तशवीश लाहक है कि एक शख्स जो सोशल मीडिया तक बेइंतहा रसाई रखता है और उसके पास भारी इक्तिसादी वसाइल मौजूद हैं, वो दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में इतनी बराह रास्त मुदाखलत करता है। ये वो तरीक़ा नहीं है जिसमें जमहूरियतों और उनके इत्तेहादियों के दरमियान मामलात होने चाहिए। इसी तरह स्पेन के वजीर आज़म पेड्रो सांचेज ने एलॉन मस्क और उनके हामियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो हमारे इदारों पर खुलकर हमला कर रहे हैं, नफरत को फ़रोग दे रहे हैं और खुलकर लोगों से नाज़ीज़्म के वारिसों की हिमायत करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि तकसीम, झूठी मालूमात और नफरत की सियासत एक नए आमराना दौर के आगाज का खतरा पैदा कर रही है। स्कॉटलैंड के साबिक फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ, जिनका अपना ताल्लुक पाकिस्तान से है, उन्होंने एलॉन मस्क की हालिया सरगर्मियों पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एलॉन मस्क को रोकने की जरूरत है। गुज़िश्ता मौसम गर्मा में बरतानिया में नस्ली तकसीम के शोलों को भड़काने के बाद मैंने खबरदार किया था कि एलॉन मस्क कुर्राए अर्ज़ के खतरनाक तरीन आदमियों में से एक है। अब वक्त आ गया है कि हम नफरत से भरे हुए अरबों डॉलर्स के मालिक एलॉन मस्क की नफरत अंगेज बयानबाजी का मुकाबला करें, ना कि उसका हिस्सा बन जाएं। एलॉन मस्क अब यूरोप के कई अहम ममालिक की सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर मुदाखलत कर रहे हैं और हर जगह वो इंतहाई दाएं बाजू की हिमायत कर रहे हैं और वो इन सारी चीज़ों को फ्री स्पीच का नाम दे रहे हैं। मगर हकीकत यह है कि जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभाला है तब से इस प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज़ और सेंसरशिप दोनों ही बढ़ गए हैं। ऑथोरिटेरियन हुकूमतों की दरख्वास्तों पर अमल हो रहा है और जो लोग हकाइक सामने ला रहे हैं उनके एक्स अकाउंट इन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स के कहने पर मुअत्तल किए जा रहे हैं। अमेरिकी मैगजीन फॉर्चून की सितंबर 2024 में सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर का चार्ज संभाला है तब से इस प्लेटफॉर्म पर पहले से 3 गुना ज़्यादा अकाउंट्स मुअत्तल हुए हैं, जबकि अल जज़ीरा की 2 मई 2023 की खबर के मुताबिक अक्टूबर 2022 में जब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा उससे लेकर अप्रैल 2023 तक ट्विटर ने सेंसरशिप की मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से 98.8% दरख्वास्तों पर अमल दरामद किया। इसी तरह फरवरी 2024 में एक्स ने कहा कि वो भारत में मोदी हुकूमत के अहकामात के तहत मुतादिद पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं। अप्रैल 2023 में शाया लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क की जानिब से ट्विटर का कंट्रोल संभालने के बाद से प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच में पहले की निस्बत दुगना इजाफा हुआ है और इसी दौरान फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एलॉन मस्क के आने के बाद एक्स ने हर हुकूमती दरख्वास्त पर अमल किया है। इस सारी सूरत हाल में ये बहस सामने आती है कि एलॉन मस्क ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। वो अमेरिका के बाद यूरोपीय सियासत में इस कदर मुदाखलत कर रहे हैं। इस हवाले से द गार्डियन में शाया होने वाले अपने आर्टिकल में अमेरिकी प्रोफेसर और सियासी मुबस्सिर रॉबर्ट राइक ने लिखा है कि ये बात तो साफ है कि एलॉन मस्क ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है। उसके पास इतनी दौलत है कि जितना कोई एक शख्स इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। जुज़वी तौर पर यह नज़रियाती है, वो खुद को आज़ादी इजहार का हिमायती कहता है और उसका ये बयानिया उसे हेट स्पीच पर यूरोप और कनाडा के सख्त रद्द-ए-अमल के खिलाफ खड़ा कर देता है। लेकिन एलॉन मस्क के इस न्यू फाशिज्म की जड़ें शायद मजीद गहरी हैं। वो मजीद लिखते हैं कि मैं कोई नफ्सियाती तज्ज़ियाकार तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाज़ा है
कि जनूबी अफ्रीकी इमिग्रेंट होने की वजह से एलॉन मस्क गैर सफ़ेद फार्म अफराद को सफ़ेद फार्म ममालिक में आता देखकर ट्रिगर हो जाते हैं। एलॉन मस्क के वालिद अफ्रीका से रॉ एमरल्ड स्मगल करके जोहानिसबर्ग में उन्हें कटवाया करते थे। इस तहरीर में मज़ीद लिखा है कि एलॉन मस्क के इंतहा पसंद दाएं बाजू की तरफ रुझान की एक वजह उसका ट्रांसजेंडर बच्चा भी हो सकता है। एक्स पर एलॉन मस्क ट्रांसजेंडर्स के हुकूक पर मुसलसल तनकीद करता है। उसने एंटी ट्रांस मवाद को फ़रोग दिया और उन लोगों को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जो कम उम्र बच्चों को ट्रांस केयर फराहम करते हैं। पिछले साल जुलाई में एलॉन मस्क ने कहा कि वो कैलिफोर्निया से अपने कारोबार को निकाल रहा है ताकि इस नए रियासती कानून के खिलाफ एहतजाज किया जा सके जिसके तहत स्कूलों को ट्रांस बच्चों को उनके वालिदैन के पास जाने से रोक दिया जाता है। 2022 में जब एलॉन मस्क ने एक्स खरीदा तो उसने ऐप के ट्रांस लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को वापस ले लिया। लेकिन शायद एलॉन मस्क की दूसरे ममालिक को न्यू फाशिस्ट दाएं तरफ धकेलने की हालिया कोशिश की बड़ी वजह दाएं बाजू की आलमी सियासत के लिए उनकी नई प्यास है। ट्रंप की जीत के बाद कम से कम एलॉन मस्क के ख्याल में, जिन्होंने ट्रंप पर $250 मिलियन से ज़्यादा खर्च किया और एक्स पर ट्रंप के हक में और कैमला हैरिस के खिलाफ एलॉन मस्क ने झूठ का तूफान बर्पा कर दिया था, इसलिए अब वो आमराना सियासत की मजीद ख्वाहिश रखता है। इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि एलॉन मस्क जिस चीज़ की भी ख्वाहिश करते हैं वो होती दिखाई दे रही है। ऐसे में यूरोपियन लीडर्स और बाकी दुनिया एलॉन मस्क के इन न्यू फाशिज्म नज़रियात से कैसे अपने मफादात को महफूज रखेंगे, इस हवाले से रॉबर्ट राइट ने लिखा है कि फ़िलहाल खास तौर पर ट्रंप के दौर में अमेरिका में एलॉन मस्क को काबू में रखने के लिए बहुत कम इकदाम किए जा सकते हैं सिवाय टेस्ला और एक्स का बॉयकॉट करने के। लेकिन कनाडा, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक को कम अज़ कम ये इकदाम करने चाहिए, जैसे वो ऐसे कवानीन और जवाबित बनाएं जो गैर मुल्की शहरियों को ऐसी सरगर्मियों की माली मुआवनत करने से रोकें जो उनके इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती हैं। और नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ कवानीन और जवाबित को अगर मजबूत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उन्हें बरकरार रखें और ये यकीनी बनाएं कि ये कवानीन सोशल मीडिया कंपनियों पर लागू हों, जैसा कि एलॉन मस्क का एक्स। इसी तरह एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और उसके स्टारलिंक सैटेलाइट डिवीजन के साथ मुआहिदा करने से इनकार करें। ये एलॉन मस्क की दीगर कंपनियों टेस्ला और दी बोरिंग कंपनी के साथ मुआहिदा ना करें। एलॉन मस्क से मुताल्लिक किसी मुश्तरका मंसूबों या टेक्नोलॉजी की मुंतकली से किनारा कुशी इख्तियार करें। रॉबर्ट राइट ने मजीद लिखा है कि एलॉन मस्क तारीख का पहला शख्स नहीं है जो बेकाबू ताकत के जोश में बहक गया हो, अगरचे ये पहला मौका हो सकता है जब इतनी ज़्यादा ताकत एक गैर मुंतखब मेगलोमैनियक के हाथ आई हो। इसी तरह अमेरिका की सियासत में भी एलॉन मस्क का असर रसूख इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो न सिर्फ नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए महकमे गवर्नमेंट एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के शरीक सरबराह हैं, बल्कि वो ट्रंप के सबसे करीबी मुशीरों में से एक हैं और एलॉन मस्क को यहाँ तक पहुँचाने में एक्स पर फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन के फ़रोग का अहम किरदार रहा है। ट्रंप की जीत के बाद अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एलॉन मस्क ने वाकई ट्रंप के दोबारा इक़्तिदार में आने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की, बल्कि एक पॉलिसी मुशीर और प्रोमोटर के तौर पर भी खिदमात सरअंजाम दी और अमली तौर पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ट्रंप के इंतखाबी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का तर्जुमान बना दिया। अमेरिका के वफाकी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एलॉन मस्क ने 2024 के इंतखाबात से पहले ट्रंप और दीगर रिपब्लिकन्स को तकरीबन $132 मिलियन डोनेट किए और एलॉन मस्क की डोनेशंस में से $43.6 मिलियन और $75 मिलियन की दो बड़ी डोनेशंस बराह रास्त ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में गए हैं। और एलॉन मस्क ने इंतखाबात के हवाले से पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बजाते खुद कायम की थी जो ट्रंप को डोनेशंस देती रही, जबकि एलॉन मस्क ने मुतनाज़े तौर पर अहम पासा पलट देने वाली रियासतों में एक मुहिम भी शुरू की थी जिसमें वो रजिस्टर्ड वोटर्स जो अमरीकी आइन की पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत में एक पटिशन पर दस्तखत करने पर राजी थे, उन्हें रोजाना $1 मिलियन जीतने का मौका दिया गया। जबकि एलॉन मस्क पर रिपब्लिकन्स को गैर रिपोर्ट शुदा डोनेशन देने के भी इल्जामात हैं। जबकि एलॉन मस्क ने 2022 में खरीदी गई सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जो अब एक्स कहलाती है, उसको कैसे इस्तेमाल करके ट्रंप के इंतखाबी मुहिम को प्रमोट किया। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में एक्स, जो पहले ट्विटर कहलाती थी, उसको खरीदते ही एलॉन मस्क ने उसे सियासी तौर पर गैर जानिबदार फोरम बनाने का अहद करने के बाद उन मुलाजमीन को ही फारिग कर दिया जो डिसइंफॉर्मेशन यानी झूठी खबरों की निगरानी करते थे। उन्होंने तकरीबन 62,000 से ज्यादा ऐसे मुअत्तिल अकाउंट्स को भी बहाल कर दिया जिनमें सफेद फार्म, नस्ल परस्त और नियोनाजी अकाउंट्स शामिल थे, जिन पर नफरत अंगेज तकारीर और साजिशी नजरियात फैलाने का इल्जाम था। सबसे अहम बात यह थी कि मस्क ने ट्रंप के अकाउंट पर आयद पाबंदी को भी वापस ले लिया, जिसे 2021 में कैपिटल हिल पर होने वाले हमले के बाद बंद कर दिया गया था। इंतखाबात के करीब आने तक नाक़दीन के मुताबिक एक्स मौसर तौर पर ट्रंप के इंतखाबी नारे का अनऑफिशियल तर्जुमान बन चुका
चुका था। खुद एलॉन मस्क पर इल्जाम आयद किया गया कि वो ट्रंप के फैन बन चुके हैं और अपने 20 करोड़ से जायद फॉलोअर्स के दरमियान गलत मालूमात फैला रहे हैं और एक्स के एल्गोरिथम के जरिए उनके अकाउंट की पहुंच मजीद बढ़ा दी गई है। इंतखाबात में गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में गलत मालूमात भी एक्स पर फैलाई गई। हालांकि दोनों कदामत पसंद और बाएं बाजू की तंजीमों की तहकीकात से यह साबित हुआ कि इस तरह का कोई वाकयात हुए ही नहीं थे जो कि एक्स पर फैलाए जा रहे थे। एक्स पर एक साजिशी नजरिया यह भी फैलाया गया जिसके मुताबिक डेमोक्रेट्स गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमेरिका में दाखिले की इजाजत देकर अपना वोट बैंक बढ़ा रहे हैं। एलॉन मस्क ने अक्टूबर में एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका फिर एक पार्टी वाला गहरा नीला यानी डेमोक्रेट सोशलिस्ट मुल्क बन जाएगा। सितंबर में कैमला हैरिस के साथ ट्रंप के सदारती मुबाहिसे के बाद जिसमें ट्रंप ने झूठा दावा किया कि रियासत ओहायो के एक कस्बे में तारिकीन वतन पालतू कुत्तों और बिल्लियों को खा रहे थे। इस हवाले से एलॉन मस्क ने एक्स पर एक मीम रीपोस्ट किया जिसमें बिल्ली के हाथ में एक तख्ती थी जिस पर लिखा था कि कैमला मुझसे नफरत करती है और हंसी का इमोजी लगा दिया। आज़ादी इजहार के बारे में अपने वादे के बावजूद एलॉन मस्क ने कुछ खबरें दबाई। इससे सहाफ़ी केन क्लेपेनस्टाइन का एक मजमून जिसमें रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वेंस की कमजोरियों का जिक्र था जो मुबैना तौर पर लीक शुदा दस्तावेज़ात से हासिल की गई थी। एक्स पर इस मजमून के लिंक्स को ब्लॉक कर दिया गया था। प्यू रिसर्च सेंटर के मार्च में किए गए एक सर्वे ने इस बात की तस्दीक की कि प्लेटफॉर्म की मकबूलियत रिपब्लिकन हामियों के दरमियान बढ़ रही है, जिसमें 53% अफराद ने कहा कि जमहूरियत के लिए अच्छा है, जो 2021 में 17% के जवाब के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। एलॉन मस्क की जानिब से एक्स के इसी इस्तेमाल पर अमेरिका के सदारती इंतखाबात के बाद बरतानवी अखबार दी गार्डियन समेत 2 जर्मन फुटबॉल क्लब्स ने एक्स का इस्तेमाल छोड़ने का ऐलान कर दिया था। इसी तरह यूरो न्यूज़ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा कामयाबी के बाद हजारों सारिफीन एलॉन मस्क की सोशल मीडिया साइट एक्स को छोड़ रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिकी इलेक्शंस के अगले दिन सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 1,15,000 अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं दाएं बाजू के जो ट्विटर को या एक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एलॉन मस्क पर मसनूई तरीके से अपने पोस्ट की रीच बढ़ाने का इल्जाम भी लगता रहा है। गुज़िश्ता दिनों बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे ने अपनी एक पोस्ट में कहा कि मेरे ट्विटर फीड पर टॉप की 17 पोस्ट एलॉन मस्क की हैं। उन्होंने एक दिलचस्प एल्गोरिथम तैयार किया है, जबकि अब अमेरिका में ट्रंप की कामयाबी के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे अहम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक कंपनी मेटा ने भी अपनी पॉलिसीज को ट्रंप और एलॉन मस्क के बयानी के साथ मिलाने का फैसला कर लिया है और अपने प्लेटफॉर्म से फैक्ट चेकर्स को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने मंगल को ऐलान किया कि फेसबुक समेत मेटा के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी को वुसअत दी जा रही है। उनका कहना था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोबारा इजहार की आज़ादी की बुनियाद की जानिब बढ़ रहे हैं। मेटा की जानिब से मुतादिद तब्दीलियां की जा रही हैं, जिनमें सबसे अहम अमेरिका में थर्ड पार्टी के जरिए फैक्ट चेकिंग का खात्मा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग के खात्मे के साथ ही फेसबुक पर शेयर किए गए मवाद का दारोमदार अब कम्युनिटी नोट्स पर होगा। यही तरीक़ाकार एलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को किसी पोस्ट के दुरुस्त होने के हवाले से एतराज़ करने और उस पर वोटिंग का हक दिया जाता है। मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर जेंडर आइडेंटिटी और इमिग्रेशन जैसे मौज़ूआत पर पाबंदी है। अब इस पाबंदी को भी खत्म कर दिया जाएगा। मेटा की ट्रस्ट, सेफ्टी और कंटेंट मॉडरेशन की टीमें लिबरल समझी जाने वाली रियासत कैलिफोर्निया से कंजर्वेटिव समझी जाने वाली रियासत टेक्सास मुंतकिल कर दी जाएंगी। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि मार्क ज़करबर्ग ने मेटा के हवाले से पॉलिसी का ऐलान ऐसे मौके पर किया है जब दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियां भी रवां माह 20 जनवरी को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारत संभालने पर पॉलिसियों में तब्दीलियों से पहले इकदामात में मसरूफ हैं। डोनाल्ड ट्रंप टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों पर तनकीद करते रहे हैं और वो मेटा को भी हदफ तनकीद बना चुके हैं। अमेरिका में 2020 में सदारती इलेक्शन में ट्रंप की शिकस्त के बाद 6 जनवरी 2021 को बाइडेन की कामयाबी की तौसीक के दिन कांग्रेस पर चढ़ाई के वाक़े के बाद मेटा ने ट्रंप का फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया था। अलबत्ता 2023 में उनके अकाउंट को दोबारा बहाल कर दिया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग के ऐलान के हवाले से भी सवाल किया गया था, जिस पर ट्रंप ने कहा कि मैंने मार्क ज़करबर्ग को देखा, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी मुतासिरकुन थी। मार्क ज़करबर्ग के ऐलान पर खुद एलॉन मस्क का कहना था कि ये बहुत आला है, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की प्रोफेसर केट स्टारबर्ट का कहना था कि मेटा के हालिया फैसले से लोगों की सच जानने की सलाहियत मुतासिर होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई पर एक पोस्ट में उनका कहना था कि मुझे खदशा है कि इससे लोग जब सच जानने के लिए दुरुस्त मालूमात के हुसूल की कोशिश करेंगे तो उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स ख़त्म हो रहे हैं जो फैक्ट चेक का काम कर रहे हैं और ये तब तक होगा जब तक इस खला को पुर करने के लिए गैर सरकारी इदारे सामने नहीं आते। ट्विटर के साबिक ट्रस्ट एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के सरबराह युवल रुत ने भी ब्लू स्काई पर एक पोस्ट में कहा है कि वो वाकई इस गैर तजर्बाती दावे पर हैरान हैं कि कम्युनिटी नोट्स मौसर हैं। क्या ऐसा है? मेटा को ये कैसे मालूम हुआ? अब तक की सबसे बेहतरीन तहकीक में इस पर इंतहाई मिले जुले नुकात ही सामने आए हैं। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा पाकिस्तान की सियासत में अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है, बहुत अहम है। एक ब्रेक के बाद
रवा हफ्ते मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के लिए अगला हफ्ता अहम हो गया है। अगले हफ्ते मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त होने का इम्कान है, जिसमें तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात देने के साथ साथ ये भी वादे कर रही है कि अगर तीसरी मीटिंग में जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं किया गया तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ाएंगे। साथ ही अगले हफ्ते के आगाज में यानी पीर को इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तारीख मुकर्रर है। लेकिन इस अहम मोड़ पर तहरीक इंसाफ एक और तनाज़े का शिकार हो गई है और पार्टी में इस बात पर इख्तलाफ खड़ा हो गया है कि पार्टी का बयानिया और मौक़िफ़ देने का कौन मजाज है। 26 नवंबर से पहले बैकडोर मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल करने या रिहा करने की ऑफर की गई थी या नहीं, अगर ऑफर आई थी तो किसकी तरफ से और किसके जरिए आई थी। इस हवाले से शेर अफजल मरवत ने जब यह बयान दिया कि मोहसिन नकवी ने 26 नवंबर से पहले बैकडोर मुज़ाकरात के दौरान इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने या रिहा करने की पेशकश की थी, तो इस बयान और मुज़ाकरात से मुताल्लिक दीगर बयानात के बाद शेर अफजल मरवत अपनी ही पार्टी की तनकीद का सामना कर रहे हैं और इमरान खान समेत पार्टी क़यादत वजाहतें दे रही है। खासतौर पर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद और शेर अफजल मरवत तो आमने सामने आ गए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जहां इमरान खान इस दावे की तरदीद कर रहे हैं तो वहीं यह तनाज़ा शुरू ही खुद इमरान खान के बयानात से हुआ था। इमरान खान ये दावा तो बहुत अरसे से कर रहे थे कि उन्हें डील करने के लिए कहा जा रहा है, मगर वो कभी डील नहीं करेंगे। लेकिन हाल ही में इमरान खान ने ये बयानात देना शुरू किए कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने या पेशावर मुंतकिल करने की ऑफर की जा रही है, जिसे वो मुस्तरद कर रहे हैं। इमरान खान इस हवाले से किसी का नाम नहीं ले रहे थे, मगर फिर 7 जनवरी को इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में एटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम लिया गया। और खबर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि इमरान खान को पेशावर मुंतकिल किया जाए, लेकिन हुकूमत नहीं मानी। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इस खबर की तरदीद खबर में ही कर दी थी। मगर फिर उसी दिन इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला में हाउस अरेस्ट करने की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। कुछ ऑफर्स हुई हैं, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं डायरेक्टली। फिर से मैं बता दूं, हमें कोई नहीं आई। हमें इन्फॉर्मेशन जो आती थी सोर्स से कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए, फिर मैं कहा हम आपको हाउस अरेस्ट में कर देते हैं, आप मुंह नहीं खोलना, चुप कर जाएं, आप ये निज़ाम चलने दें। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली अमीन गंडापुर शायद लेकर आए थे और उन्होंने कहा अली भाई किस चीज़ के लिए जाना है बनी गाला हाउस अरेस्ट में, किस चीज़ के लिए 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर आप इमरान खान जाएंगे। हाँ, पार्टी क़यादत इन बयानात से मुकम्मल लाइल्मी का इजहार कर रही थी, मगर पार्टी के रहनुमा और एमएनए शेर अफजल मरवत ने इस हवाले से मजीद दावा कर दिया कि 26 नवंबर के एहतजाज से पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से पहले इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की ऑफर आई थी, जिस पर इनकार हुआ तो उन्होंने 20 दिसंबर तक इमरान खान को रिहा करने की पेशकश भी की थी। 22 नवंबर से 25 नवंबर की रात तक मुज़ाकरात हुए और 25 नवंबर की रात को ये फैसला हुआ कि 26 नवंबर की सुबह जो है बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं वो दोबारा अडियाला जेल जाएंगे और बानी से उनकी मुलाकात कराई जाएगी। इन 3.5 अयाम में पहली पेशकश आई, जिस तरह खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफर आई। फिर अलीमा खानम ने जो है इसकी तस्दीक की और ये ऑफर जब रद्द हुई तो इसके बाद 20 दिसंबर ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की और मुज़ाकराती अमल में हमारी तरफ से जो है बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर सैफ साहब थे और अली अमीन खान कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके बाद जो है जब इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। ये पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौर साहब 3 दफा जेल गए। मुलाकात जो है उन्होंने किसने पेशकश दी थी, जिसकी पेशकश लेकर वो गए? ये पेशकश किसने दी कि 20 दिसंबर तक आपको रिहा कर देंगे? ये पेशकश किसने दी? मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकश हुई। मगर आज खुद इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तासुर की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि संजानी में रुकने के बाद मुझे रिहा करना तय था। संजानी जैसे इशूज़ को असल मामला से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। हुकूमत की बदनीयती को अच्छी तरह समझता हूँ। मैं 3.5 साल वज़ीर आज़म रहा हूँ। अच्छी तरह समझता हूँ कि एक ऐसे काम करते हैं। इस्लामाबाद डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुँच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी थी, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने मेरी हिदायत पर ही अमल किया था। इसके अलावा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर आज़ाद शेर अफजल मरवत के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और मुसलसल कह रहे हैं कि हर शख्स की बात को पार्टी का मौक़िफ़ न समझा जाए। शेर अफजल मरवत रोज़ ऐसा कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी और पार्टी के बयानिए से ताल्लुक़ नहीं होता। टीवी चैनल उन्हें बुला लेते हैं तो वो कुछ ना कुछ कह देते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, तीसरा चौथा सेशन भी करवा लें। हर शख्स जो बात करता है, बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। ये हम 2-4 लोग हैं जिनको मैं आपसे कहूंगा कि आप काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। लेकिन वो रोज कोई बयान देते हैं जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पार्टी बयानिए से, पार्टी
उनकी सोच से वो ग्राहक भी नहीं रखते, वो मामला को नहीं जानते। आप उन्हें बुला लेती हैं कोई ना कोई चैनल, तो कुछ ना कुछ उन्होंने कहना होता है तो वो कह देती हैं। ये उनकी जाती राय है, इसका पार्टी से या पार्टी की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस पर रद्दमल देते हुए शेर अब्दुल मरवत ने कहा कि सलमान अकबर राजा ने पर्सनल होकर लाइन क्रॉस कर ली है। 3-4 दफा उन्होंने बयान दिए हैं, मजीद बर्दाश्त नहीं होगा। सलमान अकबर राजा पीटीआई के आइन के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकते। सलमान अकबर राजा साहब ने लाइन क्रॉस की, वो पर्सनल हो गए, इदराक नहीं है। ये बातें मतलब नेशनल मीडिया पे आके वो किस तरह मेरे खिलाफ कर सकता है, मुझे किस तरह वो ये ताना दे सकता है कि मेरा पार्टी का मौक़िफ़, यानी कि ये हजरत मियां नवाज शरीफ साहब के पनामा में केस में वकील थे, ख्वाजा आसिफ साहब के वकील थे। 1.5 साल कबल ये डस्का के जो नौशीन इफ्तिखार हमारे अज़द मली के खिलाफ ये भी मिलन के मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुकर्रर की ये वकील थे। इनका काम है कि ये जाए मियां नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी पे तनकीद करें, ये नून की पॉलिसियों पे एस्टेब्लिशमेंट की बात करें। मैं ही नजर आता हूँ कि वो अब इस पे गुस्सा होने वाली बात बनती है ना, एक हद तक मैं बर्दाश्त करता हूँ। 3-4 दफा इन्होंने बयान दिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ। सलमान अकबर राजा साहब का पीटीआई से क्या ताल्लुक है? सेक्रेटरी जनरल है आपकी पार्टी, कौन कहता है? नोटिफिकेशन देखा है आपने? आपको पीटीआई के आईन आपने पढ़ा है? सिर्फ इलेक्टेड आदमी जिसने इंटर पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट की वो सेक्रेटरी जनरल हो सकता है। यानी हम अगर अपने पार्टी के आईन को पामाल करेंगे तो पाकिस्तान के आईन की बात किस तरह करेंगे? सलमान अकबर राजा के दस्तखतों से कोई आपने कुछ देखा है? ये हजरत सेक्रेटरी जनरल बन ही नहीं सकता पीटीआई का। मगर आज इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद अलीमा खान ने सलमान अकबर राजा का दिफा करते हुए कहा कि इमरान खान ने सलमान अकबर राजा को अपॉइंट किया है, उन्होंने वही कहना है जो इमरान खान कहेगा। इमरान खान ने आज कहा कि पार्टी में मोल्स डाले हुए हैं और इन्फिल्ट्रेशन हो रही। कल शेर अब्दुल मरवत का बयान और फिर सेक्रेटरी का बयान, उन्होंने कहा एक दूसरे के खिलाफ ये बयान दे रहे हैं कि जनाब वो पार्टी के साथ उसका कोई तल्लुक नहीं। जरा इमरान खान ने सलमान अकबर राजा को अपॉइंट किया और आज वो उन्होंने जेल में भी कहा, तो उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर उन्होंने मोल्ड डाले हुए हैं, पार्टी के अंदर इन्फिल्ट्रेशन है और इस वक्त उनको एक्टिव किया हुआ है। जब आप सलमान अकबर राजा के ऊपर, जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है, और उसके पीछे अपने ही लोग लग जाएंगे और उसकी गलती है, उसने सही कहा है, उन्होंने वही कहना है जो इमरान खान करेगा। अब अगर उसको आप कभी कहेंगे जी ट्विटर अकाउंट जो है ये इमरान खान का कोई और चला रहा है और उसको मुतजाद बना दें, इमरान खान बता के भेजते हैं। अहम बात यह है कि पार्टी एक ऐसे वक्त में इख्तिलाफात का शिकार हो गई है कि जहां हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, इमरान खान की रिहाई समेत दीगर मामलों पर बातचीत हो रही है, मगर रवां हफ्ते इसमें डेडलॉक आया था जिससे इमरान खान की फौजी क़यादत और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट से भी जोड़ा जा रहा है और ख़ुद पीटीआई के अंदर भी इस पर तशवीश पाई जाती है। आज इस हवाले से द न्यूज़ और जंग में द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक इमरान खान ने जारहाना बयानात देना बंद ना किए तो मुज़ाकरात पर संगीन खदशात लाहक होंगे और मुज़ाकरात का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान का ताज़ा तरीन बयान पहले ही मुज़ाकराती अमल को मुतासिर कर चुका है। खबर के मुताबिक न सिर्फ हुकूमती फरीक बल्कि तहरीक इंसाफ में भी कुछ रहनुमा ऐसे हैं जिन्हें 2 तरफा मुज़ाकरात के आगाज़ के बाद से सोशल मीडिया पर सामने आने वाले इमरान खान के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के कुछ सरकर्दा रहनुमा भी इमरान खान और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाए जाने के अंदाज से खुश नहीं हैं। ये रहनुमा इमरान खान की अस्करी क़यादत पर मुसलसल तनकीद और पार्टी के सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे पर ज़्यादा परेशान हैं। पीटीआई के ऐसे रहनुमाओं में यह एहसास है कि अगर इमरान खान फौज की आला कमान पर तनकीद बंद नहीं करते तो ना कोई मुज़ाकराती अमल कामयाब हो सकता है और न पार्टी को सियासी जगह मिलेगी। पीटीआई के ज़राए का कहना है कि माजी में कुछ रहनुमाओं ने यह मसला इमरान खान के साथ भी उठाया था और उन्हें मशवरा दिया था कि वो पीटीआई रहनुमाओं की एक टीम को अपने और पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने दें, लेकिन इमरान खान ने कोई मज़बूत जवाब नहीं दिया। खबर के मुताबिक मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती टीम के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने राब्ता करने पर कहा कि हम अब तक ये बात नहीं समझ सके कि ऐन मुज़ाकराती अमल के दौरान इमरान खान ने इतना सख्त और इतना तल्ख ट्वीट क्यों किया। ये ट्वीट ना सिर्फ मुज़ाकराती अमल पर मोहल्लिक हमला है बल्कि इसने हुकूमती मुज़ाकराती टीम की मुखलिसाना कोशिशों को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान के ट्वीट्स मुज़ाकराती अमल के लिए बड़ा खतरा है और ये बंद ना हुए तो मुज़ाकरात जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज इमरान खान से मुलाकात के बाद इमरान खान की ट्वीट से मुतालिक रद्दमल देते हुए अलीमा खान ने कहा कि जब इन्होंने मुज़ाकरात करने होते हैं तो सुबह 7 बजे भी जेल खोल देते हैं और टीम पहुंच जाती है। सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अलीमा खान पीटीआई का कब्जा करने लगी है। ये और एस्टेब्लिशमेंट तो फिर एक माशाल्लाह पेज में है। ये पार्टी 8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। आप एक फैसला नहीं कर सकते जब तक इमरान खान से ना पूछें। जब इमरान खान हम जल्दी उनको निकालेंगे तो फिर आपको जटाना सनाउल्लाह को क्यों फिक्र हो रही है? उन्होंने कहा कि क्योंकि ये ट्वीट किया इमरान खान ने इसलिए शायद मुज़ाकरात बंद हो जाए। ये मुज़ाकरात जो है ना अगर इन्होंने करने होते हैं ये खुद ही पूरी सुबह को 7 बजे जेल खोल देंगे और टीम यहाँ पे पहुँच जाएगी। ये जो मजाक है और जिस टीवी पे ये आप लोगों के चलता है ना कि आज मुज़ाकराती टीम नहीं पहुंची, अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हो ये आप देखना फजर के ऊपर ये जेल का दरवाजा खुल जाएगा।
दूसरी जानिब इमरान खान ने गुज़िश्ता महीने से तरसीलात ज़र रोकने की कॉल दी हुई है। अलीमा खान उनसे मुलाकात के बाद कह चुकी हैं कि हमसे लोग पूछ रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कि जैसे ही आप ऐलान करेंगे हम वैसे ही तरसीलात ज़र भेजना बंद कर देंगे। आज दोबारा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र के बाइकआउट की इमरान खान ने अपील की, लेकिन दिसंबर में तरसीलात ज़र के आदादोशुमार से जाहिर हो रहा है कि इमरान खान की कॉल से तरसीलात ज़र पर अभी तक कोई असर नहीं पड़ा। आज जारी होने वाले स्टेट बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र $3 अरब से ज़ायद रही, जो दिसंबर 2023 के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। नवंबर 2024 के मुकाबले में 6% ज़्यादा है। मगर पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने आज इस हवाले से यह मौक़िफ़ दे दिया कि तरसीलात ज़र के बाइकआउट का असर 2-3 महीने में आएगा। सूरत हाल किस तरफ जारी है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तहकीकाती साथी तज़किया उमर चीमा साहब। साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सोशल मीडिया का आमतौर पर कुछ भी हो जाए, इमरान खान साहब उसे कंडेम नहीं कर रहे होते, डिफाई कर रहे होते हैं। अगर पार्टी के अंदर से भी शिकायत आए तब भी कोई कॉमेंट नहीं कर रहे होते। मगर बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने जरूर कहा कि जी मैं मजम्मत करता हूं, उनका दिफा भी किया है। अब खबरें चल रही हैं कि उनका कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ता है, उसकी भी वो कह रहे हैं कि संजानी में भी उन्होंने जो किया वो मेरे कहने पर किया। ये कहना कि वो अगर आगे न जाती और तो कोई मामला आगे बढ़ सकते थे या मेरी रिहाई हो जाती, उसके हवाले से वो कह रहे हैं। इसके अलावा बैकडोर राब्तों की मुसलसल अब ये कहा जा रहा है कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या एग्जैक्टली हो रहा है बुशरा बीबी के हवाले से? शाहजेब, ये जिस तरह पीटीआई वालों की रेड लाइन इमरान खान है, पाकिस्तान नहीं है, इमरान खान उनकी रेड लाइन है। इसी तरह जो इमरान खान है उनकी रेड लाइन उनकी पीटीआई या पीटीआई के लोग नहीं है, ना पाकिस्तान है। उनकी रेड लाइन जो है ना वो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी के हवाले से वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है और उनको एक तरह से मुकम्मल एतमाद हासिल है। आप ये कह लें कि अगर इमरान खान जो है वो पीटीआई को चलाते हैं तो पीटीआई जो है इमरान खान को बुशरा बीबी चला रही होती है। अच्छा, ये जो बात बार बार जिसका जिक्र आता है कि बुशरा बीबी के मुज़ाकरात वो कर रही है, मेरे पास कोई मालूमात नहीं है। लेकिन मेरे पास अगर मालूमात हों भी तो मैं उनको जरा उनकी प्लाजिबिलिटी पे देखता हूं कि क्या इसकी कुछ सेंस बनती है। ये तो नहीं है कि मुझे कोई एक बंदा बात बता दे तो मैं कहूं जी कि चूंकि ये फलां बंदा पीटीआई का है तो इसकी हर बात ही दुरुस्त हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि वो कितना रेलिवेंट है और उसकी बात में कितना वजन है। मुझे ऐसा नजर नहीं आता, यानी कि और खास तौर पे जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस अंदाज में ये गुफ्तगू करते हैं इवन बुशरा बीबी और इमरान खान, ये एक कता ताल्लुकी की अलामत है। ये अगर आपके किसी के साथ ताल्लुक हो तो आप उसको गालियां तो नहीं देते ना, आप उसके बारे में को बुरा भला नहीं कहते। एटलीस्ट ये है कि कोई ऐसा कोई आपका होता है कि मैं 1 हफ्ता या 2 हफ्ते जब तक कुछ चीजें मंदगी अंजाम तक नहीं पहुंचती मैं खामोशी इख्तियार करूंगा। तो इमरान खान का अगर आप माजी का भी पैटर्न देख लें कि जब से वो पार्टी चलाते हैं, पहले जहांगीर खान तरीन वो बात कर रहे होते थे या कोई और उनके लोग बात कर रहे होते थे, वो अपने आप को एक डिस्टेंस पे रखते थे ताकि वो अगर उनको कभी वायलेशन कमिट करनी पड़े, जो लोग बात करके आए हैं वो तो उनको तो चले वो जुबान देकर आए। इमरान खान ने तो किसी को जुबान नहीं दी हुई। बुशरा बीबी का भी मुझे नहीं लगता कि मैं आई विल बी हाईली सरप्राइज्ड और मुझे इमरान खान की ये बात दुरुस्त नजर आती है। मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा बीबी का कोई डायरेक्ट तल्लुक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पीटीआई का एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ते नहीं है? ये बात भी दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास एक फोरम मौजूद है और वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है कि उनको बाकी जिधर बातें कोई 5-7 अपने सूबे की करनी होती हैं तो जो राब्ते का जरिया है वो दरमियान में अलीमीन गंडापुरी हैं जो इमरान खान और इनके दरमियान है। इवन अगर को बुशरा बीबी से कोई राब्ते हो रहे होंगे तो उसमें भी जो एक दरमियान में मैसेंजर है वो गंडापुरी होंगे, अलीमीन गंडापुर। वैसे तो फिर जो गंडापुर साहब के हवाले से अब ज़ाहिर पहले दावा हो गया इमरान खान साहब की तरफ से ही, पीटीआई के लोगों ने भी कर दिया कि जी मोहसिन नकवी ने ऑफर की थी या फिर ऑफर आई थी कि इमरान खान साहब को या तो बनी गाला मुंतकिल किया जाए। फिर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अलीमीन गंडापुर साहब कहते हैं मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि अलीमीन गंडापुर ने ही इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी थी। पार्टी के लोग कहते हैं कि जी जो मरवत साहब बात अगर कोई कर रहे हैं तो मरवत साहब की बात को संजीदा ना लिया जाए। एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्या ऑफर थी? अच्छा, इसमें एक तो यह है कि इनके इतने लोग बयान देते हैं कि हर बयान को संजीदा नहीं लिया जाता। लेकिन यह है कि अगर ये लोग बयान देना बंद कर दें तो लगता है कि पाकिस्तान में कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही जो इन्होंने एक नॉइज क्रिएट किया होता है ना, उसी पे सारा एक न्यूज साइकिल जो है वो भी चल रहा होता है। इसके बारे में एक मुतजाद इतलात है। एक तो यह है कि जो पीटीआई की तरफ से ज्यादा आती है कि उनको एक जो तासर दिया जाता है जी कि बनी गाला में उनकी शिफ्टिंग के हवाले से। लेकिन जो दूसरी बात आती है कि वो पीटीआई वाले कह रहे थे कि इनको किसी केपी की जेल में भेज दिया जाए कि आप उनको केपी की ज्यूरिसडिक्शन में ले आए, बाद में जेल जो है उनका घर बन जाएगा, मतलब ये है।
तो ये बात जो है ये गवर्नमेंट नहीं मान रही थी। तो यही है कि दोनों जो है वो पूरी बात पूरा सच बताते नहीं है। अच्छा, एक साथ साथ ये भी एक जो बात आती है ना, मोहसिन नकवी को लोग इस तरीके से एक प्रॉक्सी के तौर पे लेते हैं कि जैसे कोई बात अगर मोहसिन नकवी करेगा तो वो जरूर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई होगी। बहुत सारी चीजें कोई पॉलिटिकल लोग भी तो अपने लेवल पे करते हैं ना, इनकी अपनी साख या इनका बका का भी इशू है। सबसे बड़ा क्राइसिस तो इनके लिए है कि अगर ये चीजें कुछ सेटल डाउन हो जाती हैं तो ये खुद इसके बेनिफिशरी हैं। ये नहीं है कि ये रोबोट हैं कि इनको आके कोई इनके को प्रोग्रामिंग फीड करता है तो ये उसके मुताबिक चलते हैं, अदरवाइज जो है ये बिल्कुल सोए रहते हैं या इनको नहीं पता चलता। इनके अपने लेवल पर एफर्ट्स हो रही थी कि अगर कोई मसले का हल तलाश किया जाए, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया प्राइम। एक ब्रेक, उसके बाद आज की एक अहम डेवलपमेंट आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज भी जारी रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जिसके सामने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान बेंच के मुख्तलिफ अराकीन ने अहम सवालात ख्वाजा हारिस के सामने रखे थे और आज भी जजेस ने अहम सवालात उठाए हैं। समाअत के आगाज में बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने मजीद सवाल करते हुए कहा कि ख्वाजा साहिब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर मुदाखलत करते हुए रिमार्क्स दिए कि जज साहिबा पूछ रही हैं कि क्या उन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अगर इजाजत हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूं। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाकये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। ख्वाजा हारिस ने इस पर सवाल उठाया कि जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कहा कि उस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। ख्वाजा हारिस का इस पर कहना था कि मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूंगा, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायजा लिया था और तस्लीम किया था कि जहाज में काफी ईंधन बाकी था। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि उस एक वाक़ये के बाइस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं पहुंचा। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म ही नहीं है, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। इस मरहले पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुदाखलत की और रिमार्क्स दिए कि चलें, इस नुक्ते पर फर्क वाज़े हो गया, आगे चलें। लेकिन जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने मजीद कहा कि ठहरें, एक सवाल और इसमें बनता है, अगर जंगी या फौजी तैयारे को अगवा किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जैसे जमाल मंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात में कुल मुल्जिमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाएगा 105 मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। इसके बाद सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।